फिजिकल साइंस पे बात करते हैं, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस या मेथोडोलॉजी ऑफ फिजिकल साइंस। इसमें आज हम बात करेंगे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कहीं कहीं इसको लर्निंग आउटकम भी बोला जाता है, अधिगम प्रतिफल या अधिगम परिणाम। एक फिजिकल साइंस का शिक्षक होने के नाते आप दुनिया के जिस किसी हिस्से में होंगे, आपके शिक्षण से इस आपके शिक्षार्थियों में क्या व्यवहार में परिवर्तन आएगा, फिजिकल साइंस आपके पढ़ाने के बाद उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आएंगे, लर्निंग आउटकम्स इसी को कहते हैं। इसी को बहुत लोग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। अब यह दो प्रकार का होता है, जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सामान्य उद्देश्य में हम वैसे उद्देश्य को रखते हैं जो पूरे एकेडमिक कैलेंडर में पूरे होंगे। उदाहरण के लिए सामान्य उद्देश्य में हम कहते हैं कि तार्किकता का विकास करना, मानसिकता का विकास करना, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना, छात्रों को वैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराना। तो यह एक दिन की बात नहीं है। आप एक दिन में तार्किकता का विकास नहीं कर सकते, आप एक दिन में वैज्ञानिक अभिवृत्ति नहीं बना सकते। एक दिन या एक क्लास या एक कक्षा की बात करें तो एक दिन में यह नहीं हो सकता। यह पूरे वर्ष भर में, पूरे एकेडमिक कैलेंडर के दौरान यह विकसित होगा। तो ये सामान्य उद्देश्य होते हैं जो लंबी दूरी, लंबे समय तक चलते हैं और लंबे समय के बाद वह अधिगम परिणाम को प्रदर्शित करते हैं या व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो यह विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण आधारित होता है या हमारे उस कक्षा विशेष का होता है, इसीलिए हम उसको विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। तुलनात्मक रूप से यह अल्पकालीन होता है। सामान्य उद्देश्य तुलनात्मक रूप से दीर्घकालीन है, वह ज्यादा समय के लिए है, जबकि विशिष्ट उद्देश्य अल्पांश के लिए उस कक्षा विशेष पे आधारित होता है, उस प्रकरण पे आधारित होता है। उदाहरण के लिए आप भौतिक विज्ञान का कोई भी प्रकरण उठाएं तो यहाँ विशिष्ट उद्देश्य में, अब ये विशिष्ट उद्देश्य भी हम ब्लूम टेक्सोनॉमी पे लिखते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी के जो 3 डोमेन हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, उस डोमेन पे आधारित हम यहाँ विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। अगर कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक परिक्षेत्र की बात करें, क्षेत्र की बात करें तो उसके जो 6 लेवल हैं, नॉलेज लेवल, ज्ञान स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर, एप्लीकेशन लेवल, अनुप्रयोग स्तर, एनालिसिस लेवल, विश्लेषण स्तर, सिंथेसिस लेवल, संश्लेषण स्तर, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। तो इन सबों के आधार पे हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम नॉलेज लेवल की बात करें तो वहां बहुत सारे एक्शन वर्ब आते हैं, जैसे टू रिकॉल, टू रिकॉग्नाइज, कि इस कक्षा को, इस प्रकरण को पढ़ाने के बाद हमारे छात्र यह बताने में संभव हो सकेंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब, डिफाइन, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, ये सब एक्शन वर्ब हम यूज करते हैं यहाँ विशिष्ट उद्देश्य लिखने में। कि मान लीजिए कि हमने अगर गति पढ़ाया तो हमारी उस कक्षा के बाद हमारे छात्र गति को परिभाषित करने में सक्षम होंगे, परिभाषित कर सकेंगे। हर हमेशा हम यहाँ फ्यूचर टेंस में बात करते हैं, भविष्यत काल में बात कर सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा नहीं भी हो, एक आदर्श रूप में हम कल्पना करते हैं कि हमारे छात्र यह बता सकेंगे, बता पाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं। अगर हमारे छात्र अटेंटिव नहीं हुए, अगर किसी तरह का अवरोध हुआ तो यह नहीं भी हो सकता है। इसीलिए हर हमेशा हम यहाँ फ्यूचर टेंस में, भविष्यत काल में बात करते हैं कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब, डिफाइन, रिकॉल, रिकॉग्नाइज। जो भी हमारा टॉपिक होगा उसको वहां ऐड करेंगे। यह होता है ज्ञानात्मक स्तर पे। फिर आते हैं बोधात्मक स्तर पे। बोधात्मक स्तर पे एक्शन वर्ब होता है, अगर हम देखें तो इसी विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पे हम प्रश्नों का भी निर्माण करते हैं। जैसे पहले विशिष्ट उद्देश्य में मैंने बताया टू डिफाइन, डिस्क्राइब, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, तो यहाँ पे किसी भी पद को परिभाषित करें, इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। अब ज्ञानात्मक स्तर पे बात करें, बोधात्मक स्तर पे बात करें तो यहाँ मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं।